स्वर्गीय विश्वेंद्र ठाकुर द्वारा लिखित किस्सा बहराम चोट्टे का व्यंग उपन्यास के पुनः मुद्रित होने पर विमोचन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, वरिष्ठ साहित्यकार गिरीश पंकज, रामेश्वर वैष्णव, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, विनोद साव, रवि श्रीवास्तव, डॉक्टर महेंद्र ठाकुर सहित कई साहित्यकारों ने अपने विचार रखे। सुखी समृद्ध विश्व का आधार है सुखी समृद्ध परिवार। इस बार हम आपको एक ऐसे ही परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिनके मुखिया ने नींव रखी एक सुखी समृद्ध परिवार की। ये परिवार है मध्यस्थ दर्शन के अध्येता डॉक्टर संकेत शुभ्रा ठाकुर और डॉक्टर शुभा मानस बनर्जी का परिवार, जिसके मुखिया रहे स्वर्गीय विश्वेंद्र क्रांति ठाकुर। अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव में अभ्युदय संस्थान अछोटी की स्थापना में विश्वेंद्र ठाकुर जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विगत 25 अक्टूबर को उनकी 95वीं जयंती पर उनके द्वारा लिखित व्यंग उपन्यास के दूसरे संस्करण का 65 वर्ष बाद विमोचन हुआ। हो सुखी समृद्ध भारत, हो सुखी समृद्ध भारत, हो सुखी समृद्ध ये धरा, हो सुखी समृद्ध पूरा विश्व। बहुत कुछ याद करने पर। कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो केवल जिए नहीं जाते, बल्कि पीढ़ियों के लिए प्रकाश का पुंज बन जाते हैं। विश्वेंद्र ठाकुर ऐसे ही जीवन के प्रतीक थे, शब्दों के साधक, संघर्ष के साथी और संस्कृति के संरक्षक। 25 अक्टूबर 1930 रायपुर जिले का ग्राम सकलोर, यहाँ जन्मे विश्वेंद्र ठाकुर के जीवन पर पिता त्रयंबक नाथ ठाकुर की छवि गहरी छाप छोड़ती रही। त्रयंबक नाथ ठाकुर जमींदार से गांधीवादी, स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी। उन्होंने छुआछूत दूर करने के लिए कई कदम उठाए, विदेशी कपड़ों की होली जलाकर विरोध जताया और आजादी के बाद भागवत कथा वाचन के माध्यम से समाज में समरसता का संदेश फैलाया। इन संस्कारों और आदर्शों ने युवा विश्वेंद्र के मन में नैतिकता, करुणा और सृजन की भावना जगा दी। विश्वेंद्र ठाकुर जी का परिवार जो है रानी दुर्गावती के राजगुरु राजपुरोहित महेश ठाकुर के परिवार से संबंधित है। पिछले 3 शताब्दी से ज्यादा समय हो गया। विश्वेंद्र जी के लेखन की शुरुआत हुई 1950 के दशक में। महासमुंद में शिक्षक के रूप में सेवा देते हुए विश्वेंद्र जी ने साहित्यिक जगत में अपनी पहचान बनाई। साहित्यिक जागरण के इस दौर में नए स्वर नामक रचना संग्रह ने नवोदित लेखकों को मंच प्रदान किया। नए स्वर 2 में विश्वेंद्र जी की कविताओं का प्रकाशन हुआ। उनके साथ हरि ठाकुर, नारायण लाल परमार, बच्चू जांजगीरी, सतीश चौबे, आनंदी सहाय शुक्ल और लतीफ खोंगी जैसी प्रतिभाएं जुड़ी। रात रात भर मित्र मंडली बैठकर साहित्यिक चर्चाएं करती और उसी समय हिंदी साहित्य सम्मेलन के आयोजन में उन्होंने मुक्तिबोध, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और अशोक वाजपेयी जैसे नामी साहित्यकारों को आमंत्रित किया। सन 1958 के आसपास महासमुंद आज जैसा नहीं था। एक छोटा सा नगर, चौक के आसपास होटल, पान दुकान, एक हाई स्कूल, एक सिनेमा हॉल, चौक से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क के किनारे छोटा सा बस स्टैंड। गिरी जी बसें यहाँ आती हैं और कुछ देर पर रायपुर या बाहर में बढ़ जाती। इसी बस स्टैंड के समीप मनोहर होटल, बस हम सबके लिए दिल्ली के काफी और जैसा आकर्षण का केंद्र था।
यहाँ विश्वेंद्र ठाकुर, मनोज शर्मा, जयशंकर नीरव और सप्ताहांत में नारायण लाल परमार नियमित रूप से बैठा करता। मैं इस गोष्ठी में बराबर उपस्थित रहता और वह भी इस होटल में हम लोगों के लिए आसपास हुसैन भाई रेलवे स्टेशन के सभी कॉलोनी में रहा करते। 2-3 कमरे, एक छोटा सा आंगन, 6 फुट की दीवार। जब कभी इच्छा होती हम वहाँ पहुँच जाते, चाय पीते, भाभी जी प्रसन्न होते, नाश्ता भी मिल जाता, फिर रेलवे स्टेशन पर निकल जाते। तब बहस के लिए कई महत्वपूर्ण विषय थे। नई कविता किस रूप में स्वीकार्य हो, छंदमुक्त कविता क्या पाठक को आकर्षित कर सकेगी, यथार्थ और आदर्श का साहित्य क्या अनुपात हो। जब आप धमतरी से चलते थे, रेलगाड़ी में बैठते और वहाँ से बैठकर हम रेलगाड़ी से ही मासपुर पहुँचते और वहाँ पर मनोहर होटल वाले का जो मालिक वो हम लोग को चाय नाश्ता कराता और जब लोग पैसा देने लगते, मनोहर भाई कहते थे नीरव जी बैठे हैं, जानते हैं, अरे रहने दो ना यार, और पैसे देने वाले बहुत से लोग हैं, तुम लोगों से लेके क्या करूँगा, थोड़ा बहुत तुमको मिलता है, मुझको दे दोगे तो मेरा जेब भर जाएगा। ऐसे लोग रात भर गोष्ठी होती, बातचीत होती, चर्चा होती। मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन ये घटना हुई, सवेरे सवेरे विश्वेंद्र ठाकुर के घर पर चाय पीने के लिए जब आए स्वर्गीय पुन्नालाल बख्शी, मैं भी उपस्थित था उसमें। जब उसमें बात हुई थी, अरे लाओ तो मोहन चाय पिलाओ ना रे। जब चाय आई तो कब कर तुझे कहा नहीं स्वर्ग बने लाओ ना। रात को हम लोगों की कभी कभी इतवार वगैरह को बैठकें जमती थी और उन बैठकों में हम रात भर कविताओं का पठन पाठन करते थे, सुनते थे और शोर मचाते थे। हम लोगों ने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया कि आदरणीय भाभी जी हैं जो दिन भर काम किया हुआ है जिन्होंने, और उनको कोई, बल्कि होता ये था कि रात को 3 बजे अगर इच्छा हो जाए तो हम लोग ठाकुर साहब से बोलते थे कि भैया पकौड़ी का इंतजाम हो जाए तो अच्छा रहेगा, और वो पकौड़ी हमारी भाभी जी बनाया करती थी। उनकी लेखनी, कविता, कहानी और व्यंग में विशेष रुचि रखती थी। 1962 में प्रकाशित उनका व्यंग उपन्यास किस्सा बहराम चोट्टे का संभवतः हिंदी का पहला व्यंग उपन्यास था। और मैंने उनका साहित्य बहराम चोट्टा वाला मैंने पढ़ा ज़रूर था, उन्होंने दिया था मुझे। मैं उस समय भास्कर तो निकला भी नहीं था, मैं शायद देशबंधु तो नहीं, क्रॉनिकल में रहा होऊंगा, 2 में से किसी एक। तो वो मैंने पढ़ा था, काफ़ी अरसा हो गया। तो हमारे मित्र कह रहे हैं कि हिंदी का प्रथम व्यंग उपन्यास था, तो मित्रों का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ कि प्रथम हिंदी का, क्योंकि सब कुछ अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में पहली कहानी लिखी गई, छत्तीसगढ़ में छायावाद के प्रवर्तक हुए। 1959 में भाटापारा आगमन हुआ। 25 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया। 1960 और 70 के दशक में सहायक जिला शाला निरीक्षक, व्याख्याता और विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन मानक स्थापित किए। 1990 में सिमगा के स्कूल में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए, पर उनकी लेखनी लगातार चलती रही। कि विगत 25-30 वर्षों तक भाटापारा में वो रहे और इस दरमियान उन्होंने भाटापारा ही नहीं, भाटापारा के आसपास क्षेत्र में जो साहित्यिक वातावरण का निर्माण किया, साहित्य बांटा, साहित्य के प्रति लोगों की रुचियां जो पैदा की, उस पर थोड़ा सा कहना चाहूँगा। और मैं अपनी ओर से ये कहना चाहता हूँ कि ठाकुर साहब अपना रचना संस्कार लेके साथ चला करते थे, कोई अलग नहीं था उनका रचना संस्कार।
वो अपना रचना संस्कार साथ लेकर चला करते थे और इसीलिए व्यवहार में उनका खुलापन, हंसना, बोलना, चलने का ढंग एकदम ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं साहित्य का पुट दिखाई देता था, साहित्य का पुट दिखाई देता था। और इसीलिए मुझको लगता था कि वो अपने रचना संस्कार को साथ लेकर चलते हैं। जब पहली बार भाटापारा में आए तो भाटापारा में बहुत छुटपुट साहित्यिक वातावरण था। जिस विद्यालय में वो आए वहां मैं भी था और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा लगा कि पूरे विद्यालय को साहित्यिक वातावरण के रंग से उन्होंने रंग किया। होली का कार्यक्रम, गांव की मिट्टी ने विश्वेंद्र जी को किसानों और मजदूरों के बेहद करीब रखा। 1992 में जब सीमेंट प्लांट की स्थापना के दौरान किसानों की भूमि कौड़ियों के भाव बिक रही थी, तब उन्होंने ग्रामवासियों के साथ मिलकर आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत जन आंदोलन के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा के साथ उन्होंने गांव की न्यायिक लड़ाई में अपनी आवाज बुलंद की। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन में भी वे हरि ठाकुर, चंदूलाल चंद्राकर, पवन दीवान और सरयुकांत झा जी के साथ सक्रिय रहे। हालांकि राज्य निर्माण के बाद स्थानीय लोगों की उपेक्षा से वे दुखी थे, पर उनका लगाव और संघर्ष कभी नहीं रुका। विश्वेंद्र जी ने लगभग 5 दशक तक लेखन किया। आर्थिक कठिनाइयां उनके सामने रहीं, पर रचनात्मकता कभी रुकी नहीं। 1959 में विचार और समाचार में प्रकाशित व्यंग धारावाहिक किस्सा बहराम चोट्टे का 1962 में उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुआ। तीसरे उपन्यास आत्मकथा नहीं कथा में उन्होंने पत्नी की जीवन यात्रा को शब्दों से जीवित कर दिया। हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में उनकी रचना धर्मिता ने साहित्यिक जगत को अमूल्य धरोहर दी। विश्वेंद्र जी का व्यंग धारावाहिक किस्सा बहराम चोट्टे का नवभारत में प्रकाशित हुआ, जिसे व्यापक सराहना मिली। शायद हिंदी की यह प्रथम प्रकाशित व्यंग धारावाहिक थी। विश्वेंद्र ठाकुर जी में व्यंग की सूक्ष्म समझ, हास्य का स्तरीय निर्वाह एवं विषय की बारीक पकड़ थी, लेकिन साहित्य की अन्य विधाओं में निरंतर लेखन के कारण व्यंगकार के रूप में ठाकुर साहब की इमेज नहीं बन पाई। वैसे भी ये वो जमाना था जब कोई भी साहित्यकार किसी इमेज में बंधना पसंद नहीं करता था। विश्वेंद्र ठाकुर जैसे व्यंगकारों को पढ़कर कि हम लोगों ने कुछ संस्कार ग्रहण किए। त्रिभुवन पांडे जी यहाँ बैठे हैं, सुरजीत नवदीप बैठे हैं जो व्यंग के मूर्धन हस्ताक्षर, महासमुंद के लतीफ भोगी जी नहीं रहे। इन सब के सानिध्य में हम लोग उनके पीछे चल करके थोड़ा सा व्यंग लिखना शुरू किए। और मैं यहाँ गर्व से बात कहना चाहता हूँ कि जब छत्तीसगढ़ के व्यंग उपन्यासों पर जब शोध कार्य हुआ तो पहले उपन्यासकार तो विश्वेंद्र ठाकुर थे, लेकिन उसमें शरद कोठारी में शामिल थे और सौभाग्य से मैं भी उस शोध कार्य में शामिल हुआ। तो विश्वेंद्र ठाकुर जी के परंपरा की पूछ पकड़ करके मैं भी तरने लगा। तो ये संस्कार भारती जी को याद है, मुझे याद है अच्छे से कि जब वहाँ पर हुए थे तो हम लोग को बुलाया करते थे। मैं 2-3 बार वहाँ बलदेव भारती जी को अच्छे से ऐसा मुलाकात होती तो वहाँ जाता था। तो वो जहाँ भी रहे, चाहे महासमुंद में रहे, चाहे भाटापारा में रहे या रायपुर में रहे, हर जगह साहित्य का दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और हम जैसे जो उस समय लिख रहे थे, लिखने की कोशिश कर रहे थे, साहित्य और व्यंग को समझने की कोशिश कर रहे थे, उनको दिशा देने का काम किया। 1995 में रायपुर लौटे विश्वेंद्र ठाकुर। 1997 में उन्हें कैंसर ने घेर लिया। धर्मपत्नी क्रांति ठाकुर भी इसी बीमारी की शिकार हुई। 5 बच्चों
और समृद्ध परिवार के बीच पत्नी की मृत्यु से उनका हृदय टूट गया। फिर भी अपूर्व जिजीविषा के साथ उन्होंने आत्मकथा नहीं कथा ये उपन्यास लिखा, जो उनके जीवन और प्रेम की अनमोल गाथा बन गई। 14 नवंबर 2002 को विश्वेंद्र जी ने संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन अपनी अमिट विरासत छोड़ गए। यादों का ये कारवां चलता रहे अनवरत, स्मृतियों के दीप जलते रहें अनवरत। यही बस एक हैरानी कि कल फिर से सुबह होगी और रातों में न दीपक भी सितारों की हंसी होगी। उधर की रात ये दिए की रात आती है, बरस दिन बाद। अरे ये दीप धरती का सुहागन मांग की रोरी पसारे आज आंचल है कि रह जाए धरा की लाज। बीत जाने के बाद ये दिए की रात आती है, बरस दिन बाद आती है, बरस दिन बाद। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।